हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो इंडियन पॉलिटी से संबंधित है और इस वीडियो में लिए गए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसका करेक्ट आंसर है 8। कितनी अनुसूचियां थीं? 8 थीं। मतलब कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था तब इसमें कुल 22 भाग थे। कितने? 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे? 395। और अनुसूचियां कितनी थीं? 8। लेकिन वर्तमान में भाग कितने हैं? 22 ही हैं। अनुच्छेद 395 ही हैं, लेकिन अनुसूचियां अब कितनी हो गई हैं? 12। तो प्रेजेंट टाइम में 12 हैं, लेकिन मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्राविधान किस देश से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्राविधान लिया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में निहित है। किस? भाग 20 में और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्राविधान किया गया है। और जो अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जा करके आप हमारा चैनल से जुड़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। बात आती है 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में जो है 3 अनुसूचियां बांटी गई हैं। कितनी? इसके अंतर्गत कितनी जो हैं? 3 अनुसूचियां हैं। एक तो संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची है और तीसरी समवर्ती सूची है। बात करते हैं संघ सूची की। तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं और जब संविधान लागू हुआ था तब कितने थे? 97 थे। वर्तमान में कितने हैं? 100। और इस पे जो कानून बनाती है संघ सूची पर, कौन बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है। दूसरी ओर बात करते हैं राज्य सूची की। तो राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 61। और जब संविधान लागू हुआ था तब कितने थे? 66। और इस पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। तीसरी है समवर्ती सूची। तो वर्तमान में जो इसके विषय हैं कितने हैं? 52 हैं। और जब संविधान लागू हुआ था तब कितने थे? 47। और इस पर जो कानून कौन बनाता है? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के इस पे कानून बना सकते हैं। ये बात थी 7वीं अनुसूची की और उसके अंतर्गत जो भी 3 सूचियां हैं उनके बारे में पूरी डिटेल हमने दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और यह 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ कब था? 1993 में। कब? 1993 में हुआ था। अच्छा, 11वीं अनुसूची जो है इसके अंतर्गत है क्या? तो इसमें जो है पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। और इसमें कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29 विषय प्रदान किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 19A। अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो 6 प्रकार की दी गई हैं। पहले 7 प्रकार की थी, अब 6 प्रकार की हैं। एक संपत्ति का अधिकार था, वो हटा दिया गया है।
अब 6 बची हैं। तो उसी में जो है 19A के तहत बोलने की स्वतंत्रता है, और जब बोलने की स्वतंत्रता है तो उसी का व्याख्यान प्रेस की स्वतंत्रता से भी किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो एक है समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, या अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समता या समानता का अधिकार दिए गए हैं, और जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 17 आता है। तो अनुच्छेद 17 में ही जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करना किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 48 का के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना निहित है। अच्छा, बात करते हैं अनुच्छेद 48 का की। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनका वर्णन जो है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, 36 से 51 के बीच में किया गया है, और उसी के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 48 का, और जिसमें जो है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का संबंध किस अनुच्छेद से? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण निहित है, और ये भी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अच्छा, ये अध्यादेश जारी कब कर सकते हैं? तो संसद के स्थगन के समय, संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, और जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है, और इसका प्रभाव संसद सत्र शुरू होने के कितने सप्ताह तक रहता है? 6 सप्ताह तक रहता है। कब तक रहता है? 6 सप्ताह तक रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। पहले यह जो था नीति आयोग, यह योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग जो है वो अस्तित्व में आ गया। और नीति का जो है फुल फॉर्म क्या होता है वो भी साथ में जान लेते हैं। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर है राज्यसभा। मतलब कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? राज्यसभा कर सकता है। बात करते हैं थोड़ा सा राज्यसभा की। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, और इसे उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। और भारत का उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है राज्यसभा का पदेन सभापति? उपराष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्राविधान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है
84वें 84th संविधान संशोधन में जो है यह बताया गया है कि लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी और यह 2001 में पारित हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 लाने का प्रस्ताव था? तो इसका करेक्ट आंसर है 61वें संविधान संशोधन में। 61वें संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था। कब? 1989 में हुआ था। इसके अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 18 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क मताधिकार प्राप्त है, वह वोट डाल सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है वो लद्दाख है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक। कौन सा है? चांदनी चौक, जो दिल्ली में है। अच्छा, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? बाहरी दिल्ली है। और सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप है। ये भी साथ में याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य का कितना भाग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10वां भाग। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल संख्या का कितना भाग होता है? 10वां भाग होता है। मतलब कि 55 सदस्य होने चाहिए। कितने? 55 सदस्य। 55 सदस्य क्यों होंगे? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में लोकसभा सदस्य कितने हैं? 545 हैं। और इसका जो है 10वां भाग 54.5 हुआ, लेकिन वो 55 ही रहेगा। और लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 552 हो सकती हैं। जबकि मूल संविधान में 500 की व्यवस्था की गई थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 552 अधिकतम हो सकती हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में सदस्य कितने हैं? 545। और कोरम में कितने लोग होने चाहिए? 55 सदस्य होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 108। इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 108। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष जब अनुपस्थित होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अनुपस्थिति के दौरान सदन का जो उपाध्यक्ष होगा वह अध्यक्षता करेगा। और जो अगर उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो राज्यसभा का उपसभापति, और यदि वो भी अनुपस्थित रहता है तो एक ऐसा व्यक्ति जो पीठासीन होगा, जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। अच्छा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम क्या होता है? यह जो होता है सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। इसकी नज़र जो है सार्वजनिक धन पे रहती है, उसका संरक्षक होता है। अच्छा, इसकी पदावधि कितनी होती है? तो इसकी जो पदावधि होती है वह जब अपना पद ग्रहण करेगा तब से 6 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक रहेगी। लेकिन जो अगर उससे पहले वह 65 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि भारत की संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 266(1). मतलब कि अनुच्छेद 266(1) के तहत भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया है। अच्छा, संचित निधि का जो है वो यूज़ क्या होता है? तो संचित निधि के तहत ही ढेर सारे लोगों को
उनका वेतन भत्ता और पेंशन वगैरह दी जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो राष्ट्रपति का वेतन भत्ता और जो अन्य व्यय होते हैं वो सब संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्य सभापति होता है, उपसभापति होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष होता है, इनके भी वेतन और भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो भी जो है संचित निधि से दिया जाता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता पेंशन जो भी होता है वो संचित निधि से दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर है भारत की आकस्मिक निधि से। अनुच्छेद 267 का संबंध किससे, भारत की आकस्मिक निधि से। और संविधान का अनुच्छेद 267 जो है वो संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिक निधि सृजित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 267 के तहत जो है संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिक निधि सृजित करने की शक्ति देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है और यह जो है राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। यह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अच्छा, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल कौन करता है, कौन करता है, राज्यपाल करता है। अच्छा, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि राज्य के महाधिवक्ता की, तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है वही राज्य के महाधिवक्ता बनने की होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें 3 विधियों को अपनाया गया है। एक तो साधारण विधि द्वारा संशोधन हो सकता है, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा संशोधन हो सकता है और तीसरा संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन हो सकता है। इन 3 विधियों से संशोधन हो सकता है संविधान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्राविधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्राविधान किया गया है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 34 है। कितनी है, 34। 33 प्लस वन का मतलब एक जो होगा वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है भारत का उच्चतम न्यायालय। भारत का उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है और इसका साफ साफ जिक्र कहाँ पे किया गया है, तो अनुच्छेद 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही जो है उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय भाषाओं का उल्लेख। मतलब कि 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अच्छा, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में, तो उस समय जो थी 14 भाषाएं थीं और प्रेजेंट टाइम में कितनी हैं, 22 हो गई। मतलब कि 8 बाद में बढ़ गई हैं। एक 1967 में संशोधन हुआ था 21वां
उसके तहत कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। एक संशोधन हुआ था 1992 में, जो था 71वां। उसके अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। और एक संशोधन किया गया 2003 में, जो था 92वां, और इसके अंतर्गत मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो जोड़ी गई। तो पहले 1967 में 21वें संशोधन में सिंधी जोड़ी गई। एक दूसरा संशोधन हुआ 1992 में, जो 71वां संशोधन हुआ, उसमें जो है आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। और एक संशोधन हुआ 2003 में 92वां, और उसके अंतर्गत जो थी वो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो जोड़ी गई। कुल मिलाकर के प्रेजेंट टाइम में कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं हैं। तो ये आज के थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।